विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपके डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम अपने एडवांस साइंस एट एडवांस लेवल, जो हमारे ग्रेड 9 का ग्रेड 9 की साइंस की बुक है, उसके नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो इस बुक में हमारे 10 चैप्टर्स थे, जिनमें से फर्स्ट चैप्टर था मेजरमेंट, फाउंडेशन ऑफ साइंस। सेकंड चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग मोशन थ्रू एक्सपीरियंस, ये दोनों चैप्टर हमने कवर कर लिए। थर्ड चैप्टर था न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, ये भी हमने कवर कर लिया। और फोर्थ चैप्टर था द जियोमेट्री ऑफ पावर, एडवांस्ड सिंपल मशीन्स। तो ये फोर्थ चैप्टर्स भी हमने कवर कर लिया था। तो टोटल 4 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज हम फिफ्थ चैप्टर कवर करने वाले हैं, जो है वर्क एंड एनर्जी। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बतलाया गया है। वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले इसमें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बतलाया गया है। लिखा है, रिकलेक्ट दीज कॉमन अकरेंसेस। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड कम्स बैक डाउन टू योर हैंड। तो कोई बॉल को जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो लौट कर आपके हाथ की तरफ ही आती है। दूसरा है, अ स्ट्रेस्ड रबर बैंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो कोई रबर बैंड है, उसको जब आप स्ट्रेच करते हो, खींचते हो, और उसके बाद उसको जब छोड़ते हो तो क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है। अ स्लाइडिंग बुक ऑन अ टेबल फाइनली स्टॉप्स। तो यहाँ पर कोई भी स्लाइडिंग बुक, टेबल पर कोई बुक स्लाइड कर रही है तो फाइनली वो स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। ये सब अपने डेली लाइफ में ये सब एक्सपेरिमेंट्स देखे होंगे। नाउ थिंक केयरफुली, व्हाई डज द बॉल कम बैक। अब एक यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपने देखी थी, तो अब सोचना ये है कि जो बॉल था जिसको आपने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका, वो वापस क्यों आ गई। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज द रबर बैंड रीगेन्स इट्स शेप। तो रबर बैंड को जब आपने स्ट्रेच किया और छोड़ा तो वो अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ था, अपने ओरिजिनल शेप में अपने शेप को रबर बैंड ने क्यों रिगेन किया था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द बुक स्टॉप मूविंग। तो बुक जब स्लाइड कर रही थी तो बुक में मूवमेंट देखा गया, तो वो जो बुक था उसका मूवमेंट स्टॉप क्यों हो गया था, क्यों बुक ने मूव करना बंद कर दिया। इन ऑल दीज केसेस फोर्सेस आर एक्टिंग, बट आर ऑल दीज फोर्सेस द सेम। तो इन सभी केसेस में कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होता है, लेकिन क्या यहाँ पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो तीनों ही केस में सेम फोर्स वर्क कर रहा है ना। अब इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स हमें आगे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बतलाया गया है फोर्स के टाइप को, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स डजंट डिपेंड ऑन पाथ। तो कोई भी पाथ पर अगर फोर्स डिपेंड नहीं करता है तो हम उसका जो वर्क डन है उसको हम लोग, मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। तो कोई क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होता है वो हमेशा ही ज़ीरो होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, इफ़ वर्क डन बाय द फोर्स डजेंट डिपेंड ऑन द पाथ। क्या होगा अगर जो फोर्स हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन फोर्स के थ्रू हो रहा है वो पाथ पर डिपेंड नहीं होगा, तो क्या होगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल डेफिनेशन अभी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में फर्स्ट केस ये था, और दूसरा था कि अगर वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ए क्लोज्ड पाथ, दूसरा कह रहा है कि क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होगा वो हमेशा ही ज़ीरो होगा। आगे लिखा है, फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल्स द डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में जो कहा जा रहा है कि जो वर्क डन होगा यहाँ पर फोर्सेस के थ्रू वो इक्वल होगा, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसमें डिक्रीज देखा जाएगा। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू माइनस डेल यू लिखा है। ये डेल यू हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी में ये डिक्रीज दिखाया जा रहा है, स्लाइड डिक्रीज दिखाया जा रहा है। माइनस साइन का मतलब डिक्रीज हो रहा है। W वर्क डन है,
और इसको हम लोग अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज दिखाना है तो कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल हमारा जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से जब हम माइनस कर देंगे तो हमारा हमारा जो वर्क डन है, मतलब ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर यू इनिशियल यानी कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है वो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल है इससे माइनस हुआ है। जैसे कि इसको यहाँ पर ये ब्रैकेट को तोड़ा गया है, ये माइनस इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू फाइनल और ये प्लस यू इनिशियल। तो इसको प्लस यू इनिशियल को हम पहले लिख सकते हैं और माइनस यू फाइनल को बाद में लिख सकते हैं, तो वही लिखा गया है। इक्विवेलेंटली डेल यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, डेल यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इसको हम लोग माइनस डब्ल्यू यानी वर्क डन जो भी यहाँ पर होगा इस केस में वो नेगेटिव में आएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्सेस जो है ये इसके एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए, हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जाम्पल हो गए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अर्थ पुलिंग ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स डाउनवर्ड। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। स्प्रिंग फोर्स यानी स्ट्रेस्ड या फिर कंप्रेस्ड स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा होता है ये हमारा कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में क्या लिखा है, इफ़ द वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ। तो यहाँ पर वर्क डन, किसी भी फोर्स के थ्रू जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहते हैं, अगर वर्क डन जो है जो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। When you slide a book across the table, it eventually stops because friction converts the kinetic energy into heat. तो जब किसी भी आप बुक को टेबल के अक्रॉस स्लाइड करते हैं तो क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है, क्योंकि यहाँ जो फ्रिक्शन है वर्क कर रहा होता है और फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल रहा होता है। दिस लॉस्ट एनर्जी कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो यहाँ पर जो एनर्जी का लॉस हुआ उसको रिकवर नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ वाई फ्रिक्शन इज़ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और इसीलिए फ्रिक्शन को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन वुड अ मूविंग ऑब्जेक्ट एवर स्टॉप। तो यहाँ पर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कभी रुकेगी या नहीं रुकेगी। वाई डू पेंडुलम स्लोली स्टॉप आफ्टर सम टाइम। तो पेंडुलम कुछ समय के बाद में रुक जाता है, ऐसा क्यों होता है। वाई डू मशीन्स रिक्वायर लुब्रिकेशन। जो भी मशीन्स है उसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत क्यों होती है। यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है, डिफाइन अ कंजर्वेटिव फोर्स विथ वन एग्जाम्पल। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, अभी हमने देखा था वैसे फोर्सेस जिसका कि जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो वैसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ फ्रिक्शन कॉल्ड अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एनर्जी का लॉस होता है और जो एनर्जी लॉस होता है वो वापस रिगेन नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और साथ में इसको जो है पाथ पर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू एनर्जी व्हेन अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो इस केस में एनर्जी का क्या होता है ये बतलाना है। तो एनर्जी का यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में एनर्जी लूज हो रही होती है, जैसा हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन ऑन अर्थ हाउ वुड मोशन बी डिफरेंट एक्सप्लेन। तो अगर अर्थ पर फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो मोशन किस तरीके से अलग होगा, इसको बतलाना है। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसको हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए पहले एक्टिविटी दी गई है। कलेक्ट द फॉलोइंग आइटम्स, अ स्प्रिंग, अ स्टैंड, अ वेट हैंगर, स्लॉटेड वेट्स, अ रूलर। तो इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करना है। सस्पेंड द स्प्रिंग वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो स्प्रिंग को वर्टिकल वे में किसी रिजिड सपोर्ट से ये सपोर्ट डाला गया है, इससे इसको सस्पेंड करना है।
जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। अटैच अ वेट हैंगर टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड नोट द इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो उसके बाद क्या करना है, वेट हैंगर इसमें लगाना है और उसके बाद जो भी इनिशियल लेंथ है उसमें आपको जो भी चेंज आएगा उसको आपको नोटिस करना है। तो ये इनिशियल पोजीशन है, उसके बाद इसमें वेट लगाया गया है, तो क्या डिस्टेंस देखने के लिए मिला, क्या चेंज देखने के लिए मिला, वो आपको नोटिस करना है। Add a known weight to the hanger and measure the extension produced in the spring। तो फिर से इसमें वेट डालना है और जो भी एक्सटेंशन आएगा उसको मेज़र करना है, नोटिस करना है। इंक्रीज द वेट ग्रेजुअली एंड नोट द करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन ईच टाइम। तो फिर से क्या करना है, वेट को इंक्रीज़ करना है और जो चेंज आया, एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग में, वो नोट करना है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग स्प्रिंग्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स और थिकनेस। तो यहाँ पर इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करना है और जो स्प्रिंग होगा वो डिफरेंट मटेरियल और डिफरेंट थिकनेस का होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन, जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो ऑब्जर्व किया हमने, एज मोर वेट इज़ एडेड द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेज। तो जितना ज़्यादा हमने वेट अप्लाई किया, एक्सटेंशन, स्प्रिंग का एक्सटेंशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। डिफरेंट स्प्रिंग शो डिफरेंट एक्सटेंशंस फॉर द सेम अप्लाइड वेट। तो डिफरेंट स्प्रिंग को जब हमने यूज़ किया इसी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप का एक्सटेंशन उसमें देखा गया, और वो भी तब जबकि हमने सेम वेट ही उस पर अप्लाई किया था। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है वो फोर्स के यानी कि वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वेट बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन बढ़ेगा, वेट घटाएंगे तो एक्सटेंशन घटेगा। प्रोवाइडेड द इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट एक्सीड। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि इलास्टिक लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ इज इक्वल टू के एस, जहाँ पर फोर्स हमारा एफ जो है वो अप्लाइड फोर्स है, एक्स हमारा कितना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वो है, और के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग के नेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये फार्मूला है जिसको न्यूमेरिकल के लिए यूज़ करेंगे, और ये जो फार्मूला है एफ इज इक्वल टू के एस, इसको हम हुक्स लॉ कहते हैं, और मैथमेटिकली ये जो वैल्यू है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होती है, जहाँ पर नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो फोर्स है ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट का जो भी डायरेक्शन होगा उसके जस्ट ऑपोजिट ये फोर्स वर्क कर रहा होगा, और इसका एम क्या होगा कि जो स्प्रिंग है उसको वापस अपने ओरिजिनल लेंथ में ले करके आना, ये इसका वर्क होता है। एसआई यूनिट क्या होता है, हमारे पास में हुक्स लॉ ये जो हमने अभी फाइंड किया है, यानी एफ इज इक्वल टू के एक्स हमने ये फाइंड किया है, तो इसका एसआई यूनिट अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या होता है, एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। द स्प्रिंग इज सेड टू बी स्टिफ इफ़ के इज़ लार्ज। अगर के जो है इसकी वैल्यू लार्ज होगी तो स्प्रिंग स्टिफ होगा, और अगर के स्मॉल होगा तो स्प्रिंग जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होगा। तो अब इसको डिराइव करना है। स्प्रिंग्स लॉ जो है, स्प्रिंग लॉ वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। हुक्स लॉ क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, और अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाते हैं तो एफ इज इक्वल टू के, हम यहाँ पर ये एक प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हम पुट करते हैं, ये कांस्टेंट के है, तो एफ इज इक्वल टू के एक्स। Prepare the graph between force and extension in the spring with the help of data observed in the activity by taking x-axis extension मीटर और सेंटीमीटर एंड y-axis में हमें फोर्स लेना है। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में, जहाँ पर x-axis में हमें एक्सटेंशन लेना है, वो मीटर या सेंटीमीटर में लेना है x-axis में, और y-axis में हम क्या लेंगे, फोर्स लेंगे, जैसा यहाँ डायग्राम में दिखलाया गया है। x-axis में हमारा एक्सटेंशन है और y-axis में हमारा फोर्स है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ पर जब आप ग्राफ इसके लिए ड्रॉ करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में कुछ वैल्यूज़ लिखी गई हैं, और यहाँ पर के की वैल्यू जो है 100 न्यूटन है, ये फिक्स है, और बाकी सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होते हुए आपको दिखेगा। इस तरीके का ग्राफ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अब इस ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, एवरेज फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर स्प्रिंग को 0 से मैक्सिमम फोर्स पर हम लोग जब ले करके जाते हैं, तो इस केस में जब एवरेज फोर्स निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा।
तो जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, इसको फिर से खींचेंगे, ज़ीरो से कुछ मतलब इनिशियल पोजीशन इसका क्या होगा, ज़ीरो होगा, और मैक्सिमम इसको एक्स एक्सटेंशन तक लेकर के हम लोग जा सकते हैं। तो ज़ीरो से एक्स एक्सटेंशन पर इसको खींच करके ले गए, तो यहाँ पर जो फोर्स इस पर लगेगा वो कांस्टेंट नहीं लगेगा, कुछ ना कांस्टेंट नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ फोर्स यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो बिगनिंग में फोर्स कितना था, ज़ीरो था, और जब हम लोग उसको खींचे एक्स डिस्टेंस पर तो फोर्स कितना हो गया हमारे पास में, के इंटू एक्स। तो के हमारा क्या था, स्प्रिंग कांस्टेंट था। सो द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग इज गिवन बाय, तो इस तरीके से एवरेज फोर्स क्या निकलेगा, एवरेज इज इक्वल टू 0 प्लस के एक्स। ये हमारा इनिशियल फोर्स था, ये फाइनल फोर्स हमारा के एक्स था, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जब हम लोग लगा रहे थे तो ज़ीरो से मैक्सिमम एक्सटेंशन हमारा कहाँ तक गया था, के एक्स तक गया था। तो यह हमारा ज़ीरो इनिशियल फोर्स है, ये फाइनल फोर्स है, डिवाइडेड बाय 2। यही फॉर्मूला एवरेज फोर्स के लिए था हमारा, अभी हमने फाइंड किया था। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स बाई 2। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, तो वर्क कैसे निकालेंगे, एवरेज फोर्स इनटू एक्सटेंशन, ये फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन हो गया हमारा, एवरेज फोर्स हमारा कितना फाइंड किया हमने, के एक्स बाई टू, और जो एक्सटेंशन कितना हुआ था, एक्स एक्सटेंशन हमने फाइंड किया था। तो डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया। कंक्लूजन क्या हमने निकाला, The work done in stretching the spring is stored in it as elastic potential energy, यानी कि जो ये वर्क डन है, जो स्ट्रिंग में पे हमने वर्क डन किया है, ये वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस स्प्रिंग में जो है हमारा प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि हम यू से लिखते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखते हैं। तो ये जो वर्क डन है ये यू के बराबर हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अ स्प्रिंग ओबेस हुक्स लॉ विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 30 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, और यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर 30 न्यूटन पर मीटर दी हुई है। स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के की वैल्यू हमारे पास में दी गई है। इफ़ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू द स्प्रिंग, कैलकुलेट द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। तो यहाँ पर फोर्स दिया है 100 न्यूटन का, और एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये हमें फाइंड करना है, यानी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर इज गिवन इन फिगर। तो यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, और यूजिंग ग्राफ हमें क्या करना है, डिटरमिन द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 से लेकर के 6 सेंटीमीटर तक के बीच में जो हमारा ग्राफ का यूज़ करके हमें इसका वर्क डन फाइंड करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द स्प्रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्ट्रेच्ड पॉइंट पोजीशन टू ऑफ 6 मीटर। तो जो है इसको स्प्रिंग को 6 मीटर के पॉइंट पर हमको इसको फिर से स्ट्रेच करना है। तो इस केस में मैक्सिमम स्पीड क्या होगा बॉडी का, ये फाइंड करना है। बॉडी का मास 5 kg है, और मतलब इसका जो एज्यूम करना है कि इसमें किसी तरह का एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट केस में हमें फाइंड करना था वर्क डन फाइंड करना था। तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एरिया अंडर फोर्स माइनस एक्सटेंशन ऑफ ग्राफ। तो एरिया अंडर फोर्स हमारा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी हमने फाइंड किया था, फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग पुट कर रहे हैं, तो W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x हमारा कहाँ है, x2 से x1 में हमें लेकर के आना है। हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कहाँ से लेकर के जाना है, 2 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर के बीच में। तो ये वाला जो एरिया है इसको हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पर हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर हमने पुट किया है। तो हाफ जो हमारा के की वैल्यू है क्वेश्चन में 100 दी हुई है, और x2 की वैल्यू 0.006 है। x2 की वैल्यू हमारा 0.06 दी हुई है, तो 0.06, और x1 की वैल्यू हमारे पास में है 0.02 दी हुई है। तो इस वैल्यू को हमने पुट किया है, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.16 जूल। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सेकेंड क्वेश्चन में हमें द स्प्रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना था। तो यहाँ पर के की वैल्यू
क्वेश्चन में दी है 100 न्यूटन मीटर और डिस्टेंस हमारा कितना कवर किया था, एक्सटेंशन कितना था 0.06 मीटर। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। तो हाफ इंटू के की वैल्यू है 100 और एक्स की वैल्यू है 0.06 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 0.18 जूल। यहाँ पर ये मैक्सिमम स्पीड होगी। इस मैक्सिमम स्पीड पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हाफ एम वी स्क्वायर हम लोग पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया हाफ एम, मास 0.5 दिया है और वी की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको हम फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास में 0.18 है जो हमने अभी फाइंड की थी, इसको पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.72 आएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। तो यहाँ पर जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है इसको एक्सप्लेन करना है। तो जब आपके पास में बॉल थी तो वो उस टाइम में जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास में स्टोर होती है और जब बॉडी मोशन में जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है। तो जब आप ऊपर फेंक रहे हैं बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में तो क्या हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी गेन किया। जैसे ही मोशन में आया तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन किया, फिर ऊपर गया तो जैसे ही स्टॉप हुआ वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, फिर नीचे की तरफ में जैसे ही आया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो इस तरह से कन्वर्ट हो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में यहाँ कन्वर्ट हो रहा था। तो इसी को आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है, अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहा जाता है। तो हमने दो तरह के फोर्सेस के बारे में जानकारी इकट्ठा की, एक कंजर्वेटिव दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक पाथ पर डिपेंड करता है, दूसरा पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव फोर्स क्यों कहा जाता है, ये पिछले जो पैराग्राफ था पैराग्राफ में ही इसका आंसर दिया हुआ था, तो आपको मिल जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास 500 kg। एनर्जी यहाँ पर दिया हुआ है 5 kg, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है और टॉप पर इसका हाइट दिया हुआ है 30 मीटर। इस केस में आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे। m दिया हुआ है, g की वैल्यू 9.8 होती है, h दिया हुआ है 30 मीटर। तो तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आराम से पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इंक्रीमेंट इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इंक्रीमेंट होगा ये बताना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A 10 kg weight is hung from a 5 meter wire, causing it to stretch by 1 millimeter. Calculate the energy stored. तो यहाँ पर 10 kg का वेट किसी वायर से लटकाया हुआ है जो कि उसका जो लेंथ है 5 मीटर दिया हुआ है और इसकी वजह से स्ट्रेचिंग जो है वायर में 1 मिलीमीटर की स्ट्रेचिंग देखी जा रही है। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास में अभी स्ट्रेचिंग वाला जो फॉर्मूला था उसको पुट करेंगे सिंपली हाफ के एक्स स्क्वायर वाला, तो उससे हमारा ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू लिफ्ट अ 2 मीटर लॉन्ग रॉड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल पोजीशन। तो यहाँ पर वर्क डन निकालना है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा इसके लिए लेंथ दी गई है रॉड की 2 मीटर दी गई है, वर्टिकल सेक्शन में इसका वर्क डन निकालना है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास में था हाफ के एक्स स्क्वायर, इससे हम फाइंड कर लेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो या न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हो तो आप अपना जो भी डाउट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हर बच्चे को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओनली at DU। See you soon in the next class. Thank you. Bye bye.